हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? एंड स्पेशली मेरे ईस्टर्न मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन, मॉडर्न के स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपना सेकंड पार्ट। फर्स्ट हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एलिमेंट्स का, जिसमें हमने डिफरेंट थीरीज, यूनानी तिब क्या कहती है, मॉडर्न साइंस क्या है, और थोड़ा सा हमने एक ओवरव्यू देखा था डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द आयुर्वेदिक ट्राइडोशा पंच महाभूतास थ्योरी एंड द वोजिंग थ्योरी, चाइनीज थ्योरी, एंड ऑल्सो द मॉडर्न थ्योरीज जिसमें 4 एलिमेंट्स के बजाय हम 19 एलिमेंट्स की तरफ गए थे। तो आज हम थोड़ा सा स्पाइस के साथ उसको देखते हैं कि यूनानी तिप के वो जो 4 एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, वो कहाँ मीट करते हैं इन सेल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी, मॉडर्न साइंस के लिहाज से। तो टुडेज आवर टॉपिक इज एलिमेंट्स, अरकान, अनासिर, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग इनको, एंड ब्रिजिंग एंशियंट विजडम एंड मॉडर्न साइंस। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट इज द हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ द एलिमेंट्स। और अगर हम इन एलिमेंट्स को देखें तो ये ओवरव्यू हमने फर्स्ट में भी देखा था कि according to the ancient Greek, Hippocrates and Aristotle established the 4 elements theory, जो कि पुराने हैं, earth, water, air and fire, and उसी theory को applied elemental theory to medicine and humoral pathology was converted by the Galen. An amazing work. And then Ibn Sina, also called the Avicenna, जिसने integrated the elements with organizational hierarchy. Basically, Ibn Sina was the scientist जिसने पुरानी ओल्ड टिप को मॉडर्न रिसर्च के साथ कनेक्ट कर किया था थोड़ा सा इसमें, इंटीग्रेटेड एलिमेंट्स विद ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की जो चल रही थी। फॉर एग्जांपल, एलिमेंट्स कंबाइन फॉर्म्स एटम्स, atoms to molecules, molecules to cell, cells to tissues, tissues to organs, organs to systems, and systems to an organism, एक ह्यूमन बॉडी जो है वो बनती है। एंड देन द मॉडर्न साइंस, scientific theory that was discovered of 19 elements are very important for the formation of the human body. तो ये एक एक रिव्यू था, प्रीव्यू था पिछला कि हिस्टोरिकली क्या था। एंड नाउ अगर हम देखें एवोल्यूशन कि कैसे ये चेंज हुआ फ्रॉम द 4 एलिमेंट्स टू द 19 एलिमेंट्स, तो क्लासिकली अर्थ, जिसको अल अर्ज भी कहा गया, सॉलिड स्टेट को डिफाइन कर रहा होता है। एंड देयर टेम्परामेंटल क्वालिटीज कोल्ड एंड ड्राई। इसकी रीजंस क्या हैं वो आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। वाटर, अल्मा, लिक्विड स्टेट, cooled and moist. Air, al hawa, that indicates the gaseous states and is hot and moist temperamentally. And the fire, al nar, that indicates the change. Fire is a transformational energy between these three states, and the quality of fire is hot and dry. और अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री के साथ देखें, 6 are the basic elements: ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, एंड 13 are the metallic elements. उसके क्या रोल हैं, कैसे हैं, एंड हाउ दीज 19 elements आर इम्पोर्टेंट फॉर बिल्डिंग अ ह्यूमन सेल। मतलब अगर हम देखें तो बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन कितने इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग है एक सेल के अंदर। लेकिन आपको ये पता चलेगा जब आप बुक पढ़ेंगे, विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल मेडिसिन, पब्लिश्ड बाय कर्शी यूनिवर्सिटी। आप लोग वेबसाइट पे जाके मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से मंगवा के पढ़ सकते हो, एंड जरूर पढ़ो ताकि आपको पता हो कि कितनी कितनी चीजें हैं जो हम अपनी डाइट के अंदर बेसिकली मिस कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से हम अपने सेलुलर स्ट्रक्चर को वीक कर रहे हैं। एंड देन द एलिमेंटल क्वालिटीज, कैफियत,
अगर हम इनको एक्टिव क्वालिटीज एंड पैसिव क्वालिटीज फाइला एंड मुन फाइला में कन्वर्ट कर दिया था हमने, देयर अगेन ए व्यू सो दैट कि आप जो हम नेक्स्ट आगे जाने वाले हैं थोड़ा सा उसको आप समझ सकें। हीट, हरारत, फाइला जो कि एक्टिव क्वालिटीज के अंदर आती है। हीट इज अ पॉजिटिव क्वालिटी एंड इज कनेक्टेड टू लाइफ एज इट्स एब्सेंस इज रिलेटेड टू डेथ। हीट की वजह से ही हमारे एक्सपेंशंस रेयरफैक्शंस होते हैं। इट इंक्रीजेस द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और लाइफ एंड डेथ के लिए को रिप्रेजेंट करने के लिए हीट हमेशा लाइफ को डेफिनेटली रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी एक्टिव क्वालिटी है हमारे पास कोल्ड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रूदत। ब्रूदत, कोल्ड ए काइंड ऑफ नेगेटिव क्वालिटी, मतलब एब्सेंस ऑफ हीट को हम इंडिकेट करते हैं कि अच्छा कोल्ड है। It causes contraction, muscle contraction and condensation. It decreases metabolic activity, इसीलिए जिनमें कोल्ड ज्यादा हो उनमें इंडाइजेशन ज्यादा होती है। एंड इट्स रिलेटिव कॉन्सेप्ट कोल्डर देन का हम यूज करते हैं। पैसिव क्वालिटीज जिनको हम मुनफाइला भी कहते हैं, मॉइस्ट एंड ड्राई। मॉइस्ट, also called रतूबत, excess water in a substance increase indicates moistness. It allows flexibility and fluidity. इसी की वजह से ही हमारी ब्लड सर्कुलेशन मूव कर रही होती है, हर सेल तक न्यूट्रिशन पहुंच रही होती है। अगर हम मॉइस्चनेस खत्म कर दें तो जो भी न्यूट्रिशन जाएगी वो एक जगह पे रह जाएगी, वो आगे नहीं टिश्यूज सेल्स तक पहुंच पाएगी। इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी, facilitates chemical reactions. Definitely, water is very important हर biochemical reaction के अंदर and essential for life process. Why? If we see the dryness, yubusat, absence or less water indicates dryness. It provides rigidity and structure, maintains forms and stability. और एक्टिव एंड पैसिव क्वालिटीज में अगर हम देखें तो एक्टिव आर वेरी डोमिनेंट, नोटिसेबल होती हैं, इसीलिए हमने इनको एक्टिव का वर्ड दिया, दैट कैन नॉट बी सप्रेस्ड इजीली। वाइल अगर हम पैसिव क्वालिटीज के को देखें तो इन नेचर दीज पैसिव क्वालिटीज कैन बी सप्रेस्ड बाय द एक्टिव क्वालिटीज। तो इसलिए हमने इसको फाइला एंड मुन फाइला, एक्टिव एंड पैसिव में कन्वर्ट किया। नाउ हियर इज अ स्पाइस, these four elements, how these four elements are involved in cellular structures, हम थोड़ा सा यहाँ पे कोरिलेट करेंगे। लिविंग सेल, a living cell, a microsome of elements। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले चलते हैं इसमें इस लिविंग सेल को बनाने के लिए कैसे ये चारों एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व हैं ये किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, अभी हम वो देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट दैट इज कोल्ड एंड ड्राई, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी को शो कर रहा होता है। अगर हम इसका क्लासिकल रोल देखें, इट फिक्सेस द बॉडी पार्ट्स एंड मेंटेन्स द शेप। मतलब अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें, प्रॉपर जो शेप नजर आ रही है आपको, दैट इज ड्यू टू द अर्थ एलिमेंट। अगर आप अर्थ एलिमेंट निकाल दोगे तो हम बहुत लूज स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे, जैसे जैसे कार्टून्स में आपने देखा होगा। provides structural integrity and creates solid framework, ये तो इसका क्लासिकल रोल है। लेकिन इसका सेल में रोल कहाँ पे है, अक्सर हम मुश्किल होती है हमें ये चीजें समझने के अंदर। तो इसमें अगर हम मॉडर्न सेल के अंदर देखें, सेल मेम्ब्रेन रिजिड फ्रेमवर्क है, कोलेस्ट्रोल एंड प्रोटीन्स का बना हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है, अर्थ, जो अगेन किस चीज से इन्वॉल्व है, फ्रेमवर्क से, स्ट्रक्चर मेंटेनेंस में। अगर आप एक सेल में से उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप होल क्रिएट्स कर दोगे, आप उसको निकाह होल्स बना दोगे तो उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, वो उसका स्ट्रक्चर टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि एक कमरा है, एक कमरे को अगर हम एक सेल तस्वर करें,
तो कमरे की जो चार दीवारें हैं, छत है उसकी, जमीन है उसकी, सॉलिड है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो बैलेंस्ड है, मेंटेन है। अगर आप दीवारों में से ईंटें निकालना शुरू कर दें, सीमेंट निकालना शुरू कर दें, दैट फंक्शंस लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन्स, अगर हम इसको कोरिलेट करें तो वो कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन्स का काम कर रही हैं, फ्रेमवर्क बना रही हैं। अगर आप उसमें से ईंटें निकाल दो, आप सीमेंट निकाल दो, आप कोलेस्ट्रॉल निकाल दो, आप प्रोटीन्स निकाल दो, तो डेफिनेटली उसका सेल जो है वो टूट जाएगा, स्ट्रक्चर टूट जाएगा, और इसी तरह कमरा जो है वो गिर जाएगा। नेक्स्ट वन इज द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन ये है कि सेल के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे पिलर्स हैं जिसकी वजह से सेल की शेप मेंटेन है। दैट आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, दैट गिव्स शेप टू द सेल। अब यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ा होगा कि एक सेल को बनाने के लिए आपको साइटोस्केलेटन के अंदर क्या क्या चीजें जो हैं वो चाहिए होती हैं, और वो उनका प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो क्या हो रही होती है। इसलिए हम इसको को रिलेट कर रहे होते हैं फिजियोलॉजी के साथ भी, बायोकेमिस्ट्री के साथ भी। हर हर मेडिकल सब्जेक्ट जो आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हम मॉड्यूलर थीम्स में हम उसके साथ को रिलेट कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमने बात की है कि यहाँ पे साइटोस्केलेटल वॉल्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स की हमने बात किया। अब बेसिकली तो ये प्रोटीन्स हैं। साइटोस्केलेटन जो है इज अ डायनामिक नेटवर्क, और ये प्रोटीन फिलामेंट्स का बना हुआ होता है, दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। अब इसमें अगर हम देखें, हमने कहा कि इसमें क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स nature is related to the earth element, structural integrity, stability, framework। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की नेचर कौन सी है, अर्थ एलिमेंट वाली नेचर है। और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स में जस्ट अ क्विक रिवाइज कि माइक्रोट्यूब्यूल फिजियोलॉजी में आपने क्या पढ़ा हुआ होगा, आपने एनाटॉमी में बेसिकली क्या पढ़ा हुआ होगा हिस्टो के अंदर, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द लार्जेस्ट फिलामेंट्स। दीज आर बेसिकली हॉलो ट्यूब्स जो कि कुछ प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं, विच आर अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। क्योंकि ट्यूब्यूल्स है तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से ये बना हुआ होता है। एंड दे फॉर्म ट्रैक्स फॉर द ट्रांसपोर्ट। मतलब एक टनल बनाने के लिए, एक सेल को, सेल के अंदर से चीज बाहर ले जाने के लिए, या बाहर से चीज अंदर लेके आने के लिए, जो डोर्स एंड विंडोज का काम है एक कमरे के अंदर, तो वो कौन कर रहा है, दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे होते हैं। कुछ मोटर प्रोटीन्स भी होती हैं इसके अंदर जो कि कार्गो सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं, जिसमें काइनिन एंड डेनिन प्रोटीन्स होती हैं। And that microtubules are also essential for chromosome separation, cell division के लिए। तो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, या एक कोर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स की जरूरत होती है। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो नेचर है दैट इज रिलेटेड टू द अर्थ एलिमेंट। हम यहाँ पे अनोमली एक यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन हमने कहा कि माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, दैट गिव्स शेप अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ एलिमेंट। के माइक्रोफिलामेंट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, दीज आर आल्सो प्रोटीन्स। पहली बात तो ये है कि ये भी प्रोटीन्स होती हैं। माइक्रोफिलामेंट्स जो कि एक्टिन फिलामेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, ये थिन थिन होते हैं एज कम्पेयर टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स। दीज आर द थिनेस्ट फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एंड फंक्शंस इंक्लूड सेल मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन, सेल डिवीजन, मेंटेनिंग द सेल शेप। यहाँ पे माइक्रो फिलामेंट्स का काम होता है। इसके अलावा कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, एक सेल का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। It fixes the structural parts of the cell. It maintains the shape of the cell. Again, property किससे related है, अर्थ एलिमेंट से। इसी तरह प्लांट्स में हम बात करें तो इंस्टेड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल दैट प्रोवाइड्स सेलुलोज,
प्रोवाइड्स रिजिडिटी, और इसी तरह राइबोसोम्स डेंस सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगेन ये वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं दैट दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ एलिमेंट, अगर हम यूनानी मेडिसिन के लिहाज से देखें। तो मॉडर्न एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन है, कैल्शियम है, फॉस्फोलिपिड्स है, मैग्नीशियम है, ये जिनका रोल हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट, वाटर जो कि कोल्ड एंड मॉइस्ट है, और पानी का काम क्या होता है? बहना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, फ्लूइडिटी, ट्रांसपोर्ट। अगर आप ये चीज नहीं होगी तो वो रुक जाएंगी, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हम इसके अंदर चलते हैं कि वाटर एलिमेंट जो है उसका कहाँ पे रोल है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये कि वाटर एलिमेंट, अगर हम इसका क्लासिकल रोल देखें तो वाटर क्रिएट्स फ्लूइडिटी, डिस्पर्शन, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में, अपनी जगह पे पहुंचाने में, फैलाने में इसका काम होता है। इनेबल्स मूवमेंट एंड फ्लो, और इसकी कोई परमानेंट शेप नहीं होती। जहाँ पे भी वाटर हो डेफिनेटली वो उसकी फैलने की क्वालिटी है, उसको दूसरों के ख्याल ज्यादा होता है, दूसरों दूसरों की तक पहुंचा न्यूट्रिशन पहुंचाने का ख्याल ज्यादा होता है, इसलिए वो एक जगह पे नहीं रह सकता और ना ही परमानेंट शेप में। अगर हम एक सेल के अंदर देखें, सेल में ये तो बहुत ही क्लियर है कि एक सेल के अंदर आपको वाटर का रोल कहाँ पे नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली साइटोप्लाज्म सबसे पहले जो चीज हमारे जहन में आती है, साइटोप्लाज्म, विच इज एन एक्वस जेल मीडियम। 70 to 90% इसके अंदर डेफिनेटली वाटर होता है। And cytoplasm यही है that is the interior of a cell between the plasma membrane and nucleus। तो साइटोप्लाज्म के अंदर अगेन बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इटसेल्फ अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो इसको हम इसके अंदर वाटर एलिमेंट होता है और वाटर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट वन इज द साइटोसोल। साइटोसोल विच इज द लिक्विड पोर्शन मेकिंग अप अबाउट 70% वाटर, लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल। और इसके अंदर जैसे हमने कहा ना कि पानी का काम है न्यूट्रिशन का, इसी तरह सेल में साइटोसोल जो कि वाटर एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी रखता है, इट आल्सो कंटेन्स डिसॉल्व्ड आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, आयंस इसके अंदर होते हैं जो कि अगेन न्यूट्रिशन प्रोविजन का काम कर रहे होते हैं। एंड इट इज ऑल्सो अ साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इसीलिए यहाँ पे वाटर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे अभी हमने पहले कहा है कि वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर द ऑल काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगेन अल्लाह ताला ने यहाँ पे वाटर का एलिमेंट जो है वो रखा हुआ है, उसकी क्वालिटी को यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस के होते हैं। और इसकी जो जेल लाइक कंसिस्टेंसी है दैट इज ड्यू टू द प्रोटीन एलिमेंट, मतलब अर्थ भी साथ में जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे पानी भी है। नेक्स्ट वन आर द वेसिकल्स। वेसिकल्स जो उसके अंदर होते हैं वो भी फ्लूइड फिल्ड ट्रांसपोर्ट सैक्स होते हैं बेसिकली, जिसके इंक्लूजन्स होते हैं, जिसके अंदर छोटी छोटी सी चीजें जो हैं वो भरी हुई होती हैं। कहीं पे अगर हम बात करें जैसे मैक्रोफेजेस की, हम सेल्स की बात करें, मोनोसाइट्स की हम बात करें, तो उनमें ग्रैन्यूल्स भरे होते हैं वेसिकल, तो वो भी डेफिनेटली पानी के साथ मिलके वो उनकी थैलियां सी बनी हुई होती हैं। एंड ऑल्सो द लाइजोसोम्स, एक्वस डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, अगेन वाटर एलिमेंट है। और अगेन यहाँ पे हमारे पास किस चीज का रोल है? वाटर का, एज ए लाइसोसोम जो कि डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल के लिए है। और फिर अगर यहाँ पे वाटर नहीं होगा तो ना ही डाइजेशन हो पाएगी, सेलुलर डाइजेशन हो पाएगी, और ना ही उसका वेस्ट रिमूव हो पाएगा, क्योंकि हमने अभी पहले कहा है कि रिमूवल के लिए, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आपको यहाँ पे वाटर एलिमेंट चाहिए। तो मॉडर्न एलिमेंट्स अगर हम देखें तो उसमें वाटर, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस आर नेसेसरी। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी एक मजे की चीज कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सेल जो है इस टाइम जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो वो सो रहा है या जाग रहा है, वो रेस्ट की कंडीशन में है या वो वर्किंग कर रहा है। इफ योर सेल इज फिल्ड विद पोटेशियम दैट मीन्स के सेल रेस्टिंग स्टेज में है, थोड़ा सा सो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट टाइम ले रहा है। लेकिन अगर आपका सेल सोडियम से भरा हुआ है
इसका मतलब है कि उस टाइम हमारा सेल फुली एक्टिव है, वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये है अर्थ एंड वाटर एलिमेंट के स्टेबिलिटी के साथ फ्लूइडिटी ट्रांसपोर्ट भी चाहिए आपको। एंड नेक्स्ट वन इज द एयर एलिमेंट, जो कि हॉट एंड मॉइस्ट है, मूवमेंट एंड एक्सपेंशन का काम है, ये वर्क करेगा विद द वाटर एलिमेंट ऑल्सो। मतलब कोई भी एलिमेंट हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा अर्थ एलिमेंट इज सुपीरियर, वाटर एलिमेंट इज सुपीरियर। चारों एलिमेंट्स जब तक साथ नहीं मिलेंगे, बैलेंस नहीं आएगा, तब तक कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। नॉट इवन इन द ह्यूमन सेल्स और इन एनी सेल, और ना ही इंसान सही तरीके से बिहेव कर पाएगा। इसलिए इन चारों एलिमेंट्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो एयर एलिमेंट को अगर हम देखें, क्लासिकल रोल है, इट इनेबल्स स्ट्रेच एंड कंट्रैक्शन, facilitates movement, creates empty spaces। तो ये हम पहले भी इसका ये रोल जो है वो स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर, काफी डिटेल के अंदर। अब हम इसके थोड़ा सा सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर देखें, एयर एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन द गैसियस एक्सचेंज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हमने मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का भी थोड़ी देर पहले देखा है। तो वहां पे जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही है, तो उसका जो गैसियस एक्सचेंज है, diffusion across the membrane, which is only possible with the air element। वैक्यूल्स, जो कि एम्प्टी स्पेसेस हैं, और अगर एम्प्टी स्पेसेस ये किस चीज के लिए काम आती हैं, फॉर स्टोरेज एंड एक्सपेंशन। अगेन एयर इज इन्वॉल्व इन द सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हमने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, स्ट्रेच करने में अगर सेल ने थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट कंटेंट्स की आ गई है, तो थोड़ा सा फैल जाना या उसका सिकुड़ जाना, या फिर उसको अपनी इन्वायरमेंट के लिहाज से बड़ा होना या श्रिंक होना, वो जो जिसको हम अडेप्टेशन का वर्ड बोलते हैं इन पैथोलॉजी की टर्म्स के अंदर। तो मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी इज ओनली पॉसिबल विद द एयर एलिमेंट, इट अलाउज द सेल मूवमेंट के साथ भी। और सेल की जो खाने पीना है, एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, सेल की बाहर से चीजों ने अंदर आना है, न्यूट्रिशन, और अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स ने बाहर जाना है, अगेन वहां पे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इन्वॉल्व है हर ऑर्गेनेली के लेवल के ऊपर। दैट इज ओनली पॉसिबल एंड दैट क्वालिटी इज रिलेटेड टू द बेसिकली एयर एलिमेंट। और मॉडर्न एलिमेंट्स में देखें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रोटीन्स के लिहाज से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, पीएच बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे गैसियस एलिमेंट्स, एयर एलिमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व है। फायर एलिमेंट, हमने पहले भी कहा कि फायर इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी, एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम, इसका काम है कि चीजों को एक चीज से दूसरी चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म करना, मेच्योर करना, मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर मैच्योरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड फायर, it powers involuntary actions also, creates heats and energy, ATP production। तो इसको तो हम बहुत इजीली कोरिलेट करते हैं कि फायर एलिमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी प्रोडक्शन, सेलुलर फायर, अगेन फायर एलिमेंट इन्वॉल्व है। ऑक्सीडेशन, एनर्जी रिलीज, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर, दैट इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ फायर। प्रोटीन सिंथेसिस के अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स का बनाना, प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी लेवल पे, फैटी एसिड से लिपिड, लिपिड से फैटी एसिड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स से कार्बोहाइड्रेट्स, अगेन कन्वर्जन इज इन्वॉल्व। और यहाँ पे रोल किसका है, फायर एलिमेंट का। एंड द सेलुलर रेस्पिरेशन, डेफिनेटली burning glucose for energy and the production of ATP, अगेन यहाँ पे क्या चीज इन्वॉल्व है, फायर एलिमेंट। तो मतलब अगर आपकी बॉडी में, आपके सेल के अंदर अगर हम फायर एलिमेंट कम कर देंगे, हीट कम कर देंगे, तो क्या होगा, कोल्ड की कंडीशन में, इसीलिए एनर्जी भी नहीं अच्छी होगी, सर्कुलेशन भी नहीं अच्छी होगी, न्यूट्रिशन भी नहीं अच्छी होगी। तो फायर एलिमेंट हमें इन चीजों के लिए इन्वॉल्व रहता है। इन कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, एटीपी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आयरन, ये सारे इस चीज से रिलेटेड है, फायर एलिमेंट से रिलेटेड है। आयरन फायर से रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है। तो अगेन यहाँ पे हम
इन चारों एलिमेंट्स को हमने देखा कि कैसे these four elements are involved in the cellular structures in a living cell। और उसके बाद हम चलते हैं कि सेल्स बिल्डिंग प्रोसेस कैसे होता है। ये आप पहले भी देख चुके हैं। एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, एटम्स बेसिकली इंडिविजुअल एलिमेंट यूनिट्स, हर एक का एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है, तो जिसको हम तिब की टर्म में सूरत नोया बोलते हैं। तो हर किसी का अपना नंबर होता है, हर किसी की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है इंडिविजुअल एलिमेंट्स की, एटम्स की। एंड एटम्स कंबाइंस थ्रू केमिकल बॉन्ड्स, तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और वो जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं, दीज आर कॉल्ड इम्तिजाज। इम्तिजाज के अलग अलग चीजों को कंबाइन करके एक नई चीज का बन जाना, इम्तिजाज। और डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले को मिला के कुछ और ही बना देना, एक डिफरेंट एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल का बना देना, दैट इज कॉल्ड इम्तिजाज। और इन मॉलिक्यूल्स को जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन, दे फॉर्म द लार्ज मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स, डीएनए आरएनए से न्यूक्लिक एसिड, sugar से carbohydrates, and fats से lipids. And the macromolecules, when they are combined, they form the cell organelles, जो कि nucleus, ribosomes, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, and the cell membrane। जब ये सारे ingredients combine होते हैं तो एक living cell बनता है। तो that was the theory कि कैसे हम एलिमेंट्स कहाँ पे इन्वॉल्व हुए, बहुत ही इनिशियल स्टेज पे एट द एटॉमिक लेवल। इफ यू सी द इंटीग्रेशन इनसाइड, यूनानी कॉन्सेप्ट जो कि फोर एलिमेंट्स के ऊपर बिलीव कर रही होती है, दे प्रोवाइड द फाउंडेशनल क्वालिटीज, हॉट कोल्ड ड्राई मॉइस्ट, दैट गवर्न ऑल मैटर्स। मॉडर्न साइंस 19 एलिमेंट्स, अगेन बिल्डिंग मशीनरी ऑफ लाइफ। और इंटीग्रेशन जो है वो जस्ट बिहेवियर के ऊपर है कि जो एंशियंट है, दे डिस्क्राइब द क्वालिटीज इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर ऑफ मैटर, कि क्या उससे क्या बनता है, वो क्या करता है, कैसे दिखता है। वाइल मॉडर्न जो है वो कंपोजिशन के ऊपर है, और दोनों ही नेसेसरी हैं, दोनों साथ साथ है। मतलब हमें कैसे, अगर हम कहें कि जस्ट मॉडर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको तो यही नहीं पता कि अच्छा आपका इंसेस्टर्स पीछे क्या हुआ था, कहाँ से ये चीजें स्टार्ट हुई थी, और अब कहाँ तक ये पहुंच गई हैं। तो वो जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही हैं, हमारी सक्सेस चल रही है, वो एंशियंट के बगैर हम जान ही नहीं सकते उसको। तो ये सब आपने देख लिया कि कैसे कंबाइन है। अगेन आई विल रेकमेंड यू कि यहाँ पे आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल मेडिसिन, कृषि पब्लिशर्स की तरफ से एक बुक है, आप प्लीज उसको जरूर परचेज करें और उसको पढ़ें, ताकि आप सेलुलर लेवल तक एक समझ पाए। एक जर्नल से ओवरव्यू, अगर हम फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डेफिनेटली एयर एलिमेंट इज इन्वॉल्व, क्योंकि इसको हम रूह भी कहते हैं। एयर, ऑक्सीजन, रूह, दैट इनेबल्स लाइफ। और अगर हम मॉडर्न व्यू में देखें तो ऑक्सीजन इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, गैसियस एक्सचेंज इन द एल्वियोलाई, respiration, air element is involved. While if we see the cardiovascular system, classically इसमें पानी भी है और मुसलसल सर्कुलेशन में है, तो इसमें हीट भी है, फायर भी है। इट रिलेट्स टू द ब्लड सर्कुलेशन एंड वाइटल हीट। इन मॉडर्न व्यू में देखें तो वाटर एंड हीमोग्लोबिन, सोडियम पोटाशियम, जो कि हार्ट रिदम के अंदर इन्वॉल्व है, इनकी बैलेंसिंग, दीज आर इन्वॉल्व इन द elemental involvement in the cardiovascular system. If we see the skeletal, ये तो पूछने की बात ही नहीं है भाई। स्केलेटन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो डेफिनेटली अर्थ एलिमेंट यहाँ पे आपके पास आएगा। स्टेबिलिटी, और मॉडर्न में देखें तो कैल्शियम एंड हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स जो हैं विच आर इन्वॉल्व, कैल्शियम एंड फास्फोरस। इन चीजों को हम बार बार रिपीट कर चुके हैं, कैसे आप इंटेग्रेट करेंगे, लेकिन इसके लिए आपका बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। इसलिए आप बुक को जरूर स्टडी करें और उसके बाद आप इसके ऊपर पढ़ें। हम यहाँ पे एक केस स्टडी भी सॉल्व करते हैं। क्लिनिक, इफ यू सी द क्लिनिकल एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आया है अनीमिया का। आप सबको पता है अनीमिया क्या होता है।
एनीमिया, ईमिया मीन्स ब्लड, एन मीन एब्सेंस, लेकिन क्लासिकली एब्सेंट कोई ब्लड ब्लड एब्सेंट तो नहीं हो सकता ना एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो इसलिए मेडिकल टर्म में इसके लिए डेफिशिएंसी का वर्ड जो है वो सिनोनिम यूज किया जाता है। तो डेफिशिएंसी अगर है ब्लड की, हीमोग्लोबिन की, तो हम अनीमिया का वर्ड यूज करेंगे। यूनानी एनालिसिस के लिहाज से अनीमिया, अगेन कौन सा एलिमेंट आपके जहन में आता है? अभी हमने देखा कि फायर एलिमेंट एंड एयर डेफिशिएंसी है क्वालिटीज, इसलिए अनीमिक पेशेंट्स जो होते हैं वो उनके हाथ पांव ठंडे रहते हैं, स्किन बहुत ड्राई रहती है, उनका बिहेवियर भी बहुत ड्राई होता है, चिड़चिड़े मिजाज के होते हैं, क्योंकि उनमें फायर जो है वो कम है, वो एक कोने में बैठना ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं। लाइट एलिमेंट्स जो हैं, again, fire and air are the light elements, are low, reduced vital force, पुअर ब्रेथ फॉर्मेशन, क्योंकि हीट नहीं मिल रही तो सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो सांस नहीं आ रहा, इसलिए उनको मुश्किल हो रही है। तो इसलिए ट्रीटमेंट अप्रोच अगर हम देखें तो हम इनको हॉट एंड मॉइस्ट फूड्स देंगे, ऐसी फूड देंगे जो कि फायर एलिमेंट को इंक्रीज करें। सर्कुलेशन बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, तो डेफिनेटली जब लंग्स के पास भी ब्लड जाएगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी अच्छी हो जाएगी। और इसी में अनीमिया में अगर हम मॉडर्न देखें तो हमने कहा कि आयरन डेफिशिएंट है अनीमिया में, मॉडर्न साइंस कहती है कि आयरन डेफिशिएंसी है विच इज रिलेटेड टू द फायर। बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से लो हीमोग्लोबिन तो क्या है? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। एयर लैब में अगर हम देखते हैं तो वैल्यूज इतनी आती हैं, और आयरन सप्लीमेंट्स एंड B12 फोलेट सप्लीमेंट्स देते हैं, क्योंकि एनीमिया आयरन की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। B12 डेफिशिएंसी जो अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, वो इन्वॉल्व एंड फोलेट भी। तो बोथ सिस्टम्स आइडेंटिफाई रिड्यूस्ड ऑक्सीजन, दोनों यही कह रहे हैं कि अच्छा पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन कम हो रही है, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है, अनीमिया के पेशेंट्स में एनर्जी प्रोडक्शन कम होती है। तो यूनानी वाले कह रहे हैं कि फायर डेफिशिएंसी कम है, और मॉडर्न कह रहे हैं कि आयरन डेफिशिएंसी है, और दोनों का अगर हम देखें मिला के, तो बेसिकली बिहेवियरल टर्म के अंदर हम देखें तो सेलुलर रेस्पिरेशन अफेक्ट हो रही है। इसी तरह एडीमा का केस देखें विच इज फ्लूइड रिटेंशन की स्टडी, तो यूनानी सिस्टम में हम कहते हैं कि एडीमा, पानी ज्यादा हो गया जी, वाटर एलिमेंट एक्सेस हो गया, क्योंकि वो जहाँ पे एडीमा हुआ हुआ है वहाँ पे कोल्ड एंड मॉइस्टनेस टेम्परामेंट जो है वो डोमिनेंट है, और वाटर इज अ हेवी एलिमेंट, फ्लूइड इकोमुलेशन है, इसलिए इसकी एलिमिनेशन स्लो होती है। ट्रीटमेंट में हम डायूरेटिक्स देंगे, पानी हम निकाल देते हैं, तो पानी निकालने के लिए हम कौन सी फूड रिकमेंड करेंगे? हॉट एंड ड्राई फूड्स, जो कि अगेन फायर एलिमेंट को ही बढ़ाएंगी। जितना अच्छा अमाउंट ऑफ ब्लड वैस्कुलर फ्लूइड रिनल के पास जाएगा, ग्लोमेरुलस के पास जाएगा, फिल्टर होने के लिए जाएगा, उतना यूरिन ज्यादा आएगा, उतना पानी बाहर निकलेगा। और इसी को अगर हम मॉडर्न के साथ थोड़ा सा कोरिलेट करें, तो एलिमेंटल इम्बैलेंस इज सोडियम रिटेंशन। तो सोडियम अगर रिटेन हो रहा है तो डेफिनेटली वो वाटर अपने साथ जोड़ के रखता है। और बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से देखें तो ऑस्मोटिक इम्बैलेंस है, लो प्रोटीन कम है, स्पेसिफिकली एल्ब्यूमिन। लैब में देखें तो हाई सोडियम, लो पोटाशियम, रिड्यूस्ड प्रोटीन्स, उसमें एडिमा आ जाएगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन जो कि वेसल के अंदर फ्लूइड को पकड़ के रखता है। इसलिए जिन पर्सन का, जैसे लीवर पेशेंट्स हैं, रिनल पेशेंट्स हैं, जिनमें एल्ब्यूमिन का लेवल कम होता है, तो उसमें वो फ्लूइड जो है वो वेसल से बाहर इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर आना शुरू हो जाती है, दैट लीड्स टू एडेमा। इसमें भी हम डायूरेटिक्स देते हैं, सोडियम रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि सोडियम वाटर को खींच के रखता है, और प्रोटीन सप्लीमेंटेशन देते हैं ताकि प्रोटीन अंदर जाएगी तो वेसल्स को, वो वेसल्स के अंदर फ्लूइड को पकड़ के रखेगी। दोनों में इंटेग्रेशन देखें तो वाटर एलिमेंट एक्सेस है, वाटर इकोमुलेशन है एडिमा। यूनानी वाले भी यही कह रहे हैं, मॉडर्न एनालिसिस वाले भी ये कह रहे हैं कि वाटर बढ़ रहा है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का इम्बैलेंस है। तो so the end result is both recognizes blood retention and prescribes diuretics, दोनों ही। तो
आप इसको यूनानी में ड्राइंग एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ड्राइंग मेडिसिन या डायूरेटिक ट्रीटमेंट्स जो हम यूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम दोनों में ही हम इस तरह से यूज कर रहे हैं। तो इंटेग्रेटेड डायग्नोस्टिक अप्रोच जो है दोनों में एक जैसी ही है। बस जस्ट वी नीड अ लिंकेज। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा फटीग है, थकावट है, वीकनेस है, यूनानी वाले कहते हैं कि ऐसे लोग जिनमें हीट कम होती है, जिसमें एयर एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है, तो उनमें थकावट वीकनेस रहती है। और मॉडर्न से भी हमें पता चलता है जब हम लैब टेस्ट करवाते हैं कि अच्छा आयरन कम है, B12 कम है, ऐसी चीजें कम हैं जिनकी क्वालिटी जो है वो फायर एंड एयर वाली है। तो लिंकेज जो है इज द सेम, आयरन एंड ऑक्सीजन। इस तरह से हमें बस थोड़ा सा हम लिंक करना सीख लें तो हम इंटेग्रेट बड़ा इजीली कर पाएंगे इसके अंदर। और इन द लास्ट हम देखते हैं कि ऑल द theories, क्लासिकल theories एंड मॉडर्न साइंस theories कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं। बस उसके अंदर जो जरूरी है विच इज उसके दरमियान वाला पिलर अगर आपको समझ आ गई, अगर आपको इंटीग्रेशन पिलर की समझ आ गई, कॉम्प्लीमेंट्री इनसाइट्स, डायग्नोस्टिक, इनहांस ट्रीटमेंट, तो आप बड़ा इजीली इन दोनों को मिला सकते हैं कि कहाँ पे कंबाइन करना चाहिए इनको। बस जस्ट यू नीड मोर रीडिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च पढ़ना, बुक्स पढ़ा करो, ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से इन चीजों को समझ सको। ये क्लिनिकल इंटीग्रेशन वर्कफ्लो है आप लोगों के लिए कि पेशेंट की सिम्टम्स देखो, फिर उसको असेस करो, असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। जैसे हमारे यहाँ कृषि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अ, अपने पीयर रिव्यू के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर्स में, यूनिवर्सिटी के जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनकी क्वालिटीज असेस करते हैं। तो उसके लिए असेसमेंट के लिए भी आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ, इफ यू नीड के कहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट डायग्नोसिस की तरफ नहीं आ रहे, तो हम थोड़ा सा मॉडर्न लैब्स की भी डेफिनेटली हेल्प ले रहे होते हैं यहाँ पे, और फिर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट जो है वो नेचुरल मेडिसिन के थ्रू कर रहे होते हैं। तो दैट इज द थ्योरी। आप कैसे कैसे ब्रिज करते हो, कैसे इंटीग्रेट करते हो, जहाँ जैसे अभी हमने एलिमेंट्स के साथ सेल को किया। तो अगर आपको मजीद सीखना है, यू कैन ज्वाइन कर्शी यूनिवर्सिटी। आपको बहुत अच्छा इंटेग्रेशन मॉड्यूल्स के साथ, थीम्स के साथ जो है इसको पढ़ने में हेल्प मिलेगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द नेचुरल मेडिसिन, बेसिक प्रिंसिपल्स, लॉज, बहुत अच्छे से समझ सको आप इन चीज को। स्टे ट्यून। मैं बायो में अपना लिंक भी शेयर कर रही हूँ फॉर द बुक अगेन, कि अगर आप पढ़ो, और बल्कि जरूर पढ़ो। बाय बाय।